अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग। तो एक्सपीरियंशियल, फैक्टिव, रिचुअल, प्रोफेशनल, इसमें से कौन से डोमेन है? डोमेन ऑफ लर्निंग कौन सी है इसमें? एक्सपीरियंशियल, अफेक्टिव, रिचुअल या प्रोफेशनल? तो चूंकि आपने अफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ा था, एक्सपीरियंशियल के बारे में आपने नहीं पढ़ा, रिचुअल के बारे में नहीं पढ़ा, प्रोफेशनल के बारे में आपने नहीं पढ़ा, तो फैक्टिव डोमेन के बारे में आपने पढ़ा। तो फैक्टिव डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर है बी। अब यहाँ पर आंसर आपको वैसे नजर आ रही हैं, तो लेकिन आप जिसने आंसर देना है ना, तो वो विद रीजन देगा, ठीक है? क्योंकि आंसर तो पहले शो हो गए होंगे, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये आंसर क्यों है। द डूइंग एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द। तो जो बिहेवियर्स का जो एक्सपेक्ट है वो किस में फॉल करता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव या साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर है सी, कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो कोनेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग का दूसरा नाम क्या होता है? साइकोमोटर। तो साइकोमोटर पे किस में आता है? तो देखिए, साइकोमोटर का जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? एक्शन के साथ होता है। तो डोइंग का मतलब क्या है? एक्शन। हाँ जी। तो डोइंग एक्सपेक्ट उसने पूछा ऑफ बिहेवियर है, तो क्योंकि इसने डोइंग का वर्ड यूज किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ वर्ड ऐसी होती हैं कि जिनको देख कर आपने बस लगा देना है कि ये चीज किसका आंसर है। तो जो डोइंग का वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोनेटिव डोमेन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आप इस पे टिक कर देना है। तो अब आपकी इंपॉर्टेंस पता चली उन वर्ड्स की जो मैंने आपको बताए हैं। A student is aggressive in his behavior, कि वो स्टूडेंट काफी अग्रेसिव है अपने दोस्तों के साथ, वो स्कूल के डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं करता। तो ये किस में आती है? अगर आपने उसकी हेल्प करनी है, तो इनमें से कौन सी डोमेन उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकती है? कॉग्निटिव हेल्प कर सकती है, साइकोमोटर, अफेक्टिव या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल? और रीजन बोला साइकोमोटर डोमेन एक बिगड़े हुए बच्चे को हेल्प आउट कर सकती है। बाकी स्टूडेंट से बताएं कि एक बिगड़े हुए बच्चे की हेल्प साइकोमोटर करता है, कॉग्निटिव करता है या अफेक्टिव करता है? सलीमा भी कह रही हैं साइकोमोटर, वजिया भी कह रहे हैं साइकोमोटर। तो देखिए, साइकोमोटर का ताल्लुक एक्शन के साथ होता है। एक्शन का मतलब है कि आपने कोई काम करना है, उसके साथ होता है एक्शन। तो यहाँ पर सवाल को अगर आप गौर से पढ़ें, अ स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर, तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? उसके करेक्टर के साथ है, उसकी फीलिंग्स के साथ, उसके इमोशंस के साथ है। तो मुकद्दस ने सही आंसर दिया, इसका आंसर होगा अफेक्टिव डोमेन। क्योंकि जो अफेक्टिव डोमेन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ इसका ताल्लुक होता है हार्ट के साथ। हार्ट का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, करेक्टर, इमोशंस। तो अगर एक बच्चा बिगड़ा होगा है, तो आपने अफेक्टिव डोमेन को यूज करके उस बच्चे को ठीक करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब इज यूज टू एनालाइज इंफॉर्मेशन गिवन। तो जस्ट आपने वर्ड बताना है कि जो एनालिसिस है उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है इन चारों में से, किस तरह के भी आप इसको आप जा सकती हैं। तो एनालाइज के लिए डिफरेंशिएट का वर्ड है, क्लासिफाई का वर्ड है, डिस्क्राइब का वर्ड है या आइडेंटिफाई का वर्ड है? तो इसका आंसर है, आपने आंसर नहीं दिया होगा। अच्छा, इसको फिर आप देख लीजिए कि इसका क्या आंसर बनता है, ठीक है?
Next, according to the revised Bloom taxonomy, which of the following categories is considered to be highest? तो हाईएस्ट कौन सा इनमें से? तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा क्रिएट करना? उसने पहले भी बताया, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड। रिवाइज का मतलब है जो न्यू टेक्सोनॉमी है उसमें जो हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है, क्रिएट का लेवल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमी है ये पुरानी टेक्सोनॉमी है और ये जो टेक्सोनॉमी है नई टेक्सोनॉमी है। तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो है क्रिएट और इसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, इवेल्युएशन। पेपर में भी आप किस तरह की एमसीक्यूज आनी है। Based on taxonomy of educational objectives, the ability to understand the meaning of material। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? Ability to understand the meaning of material। ऑप्शन में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑप्शन में आंसर लगा हुआ है। तो एबिलिटी किस में आती है? तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मटेरियल, कंप्रीहेंशन। ये सही आंसर दिया खदीजा ने। और न्यू टेक्सोनॉमिस्ट का नाम क्या है कंप्रीहेंशन का? अच्छा, ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग। तो न्यू टेक्सोनॉमी इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग। अब देख लें ये जो ऑप्शन उसने दिए है ना, ये उसने नाउन फॉर्म यूज की है और ये उसने वर्ब फॉर्म यूज की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में वो दोनों टेक्सोनॉमी के कुछ कुछ वर्ड वो यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने नाउन फॉर्म यूज की है, ये वर्ब फॉर्म, ये नाउन फॉर्म और ये भी नाउन फॉर्म है। तो इस तरह की भी एमसीक्यूज आपकी आ सकती है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो वो कह रहा है कि जो करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है अफेक्टिव डोमेन का, तो यानी कि आपने बताना है कि सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिसीव करना, फिर दूसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्ड करना, फिर तीसरा स्टेप होता है वैल्यूइंग, चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा होता है करेक्टराइजेशन। चूंकि ये हम अफेक्टिव डोमेन का जो हम बाद में पढ़ेंगे तो इसकी ये फिलहाल जस्ट आपने ये वैसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसकी जो मीनिंग्स है कि रिसीविंग क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग क्या होती है, हम तो जब आप डिस्कस करें तो उसमें पढ़ेंगे। द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन बाय द चाइल्ड मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या होगा कि आपने अपने नॉलेज को यूज करना है। तो क्या ये लर्निंग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, एप्लीकेशन होगा, या ये एनालिसिस होगा, या इवेल्युएशन होगा, या ये क्रिएटिव होगा? तो इनमें से कौन सा आंसर है? क्या आंसर आपको नजर आ रहा है? अच्छा, तो इसका आंसर फिर भी आपने गलत दिया है। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ये होता है कि आपने स्टडी करना है, आपने पूरा जो है ना जर्नी को आपने वो स्टडी करना है कि तो क्या जर्नी में मैंने गलतियां की हैं, उसको एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे सवाल किया है कि आपने क्या करना है, एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन बाय द चाइल्ड मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज। यूज का वर्ड आ गया ना, तो आपने जब जो अपने नॉलेज को यूज किस में करते हैं, तो अपने नॉलेज को आप एप्लीकेशन में यूज करते हैं ना। कि जिस तरह मैं आपको जी मैंने आपको पढ़ा दिया कि टू वन जार टू इज इक्वल टू टू होता है, तो ये आपको अंडरस्टैंड भी होगा कि इसको आपने वो कर लिया। तो अब आपने क्या करना, अब आपने इसको अप्लाई करना है। आप शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाकर वो आपने वो चीजें बाय करती हैं, वहां पे जो आपने प्लस माइनस आपने मैंने वो आपको पढ़ाई, उस प्लस माइनस को आपने क्या किया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब दुकान पे जाकर आपने उसको अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करेंगे? आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगा ना कि टू वन जार टू होता है, टू टू जार फोर होता है, टू प्लस टू फोर होती हैं, टू माइनस टू जीरो होती हैं। तो ये आपका प्रीवियस नॉलेज था, इसको आपने क्या किया, इसको आपने यूज किया।
न्यू सिचुएशन के अंदर कि दुकान पर जाकर आपने इसको यूज किया और वहां पर फिर आपने दुकानदार को हिसाब करके दिया कि ये जो मैंने चीजें खरीदी है इसकी ये प्राइस है। इसको बोलती है एप्लीकेशन। अब क्लियर है। एनालिसिस में एप्लीकेशन ही होता है। एनालिसिस में आप जो वो टुकड़े करते हैं पूरी जर्नी के। आप अपना देखती हैं कि आप अभी आप खुद ही देख लें कि जब आप टेस्ट देने के बाद आती हैं तो आप वो जज नहीं करते अपने आप को कि यार मैंने ये पूरा साल मैंने ये किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। तो यानी जब आप टेस्ट दे के आती हैं तो आप कहते नहीं हैं कि यार उस वो कोर्स में से बड़ा क्वेश्चन ज्यादा आए थे, वो मैंने क्वेश्चन वो कोर्स मैंने किया ही नहीं था, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया था। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस करना कि आप वो सारा वो मतलब ओवरव्यू करते हैं कि आपने क्या क्या आपने गलतियां की हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए था। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपने अगेन क्या करना है, आपने इनका सीक्वेंस आपने पहले बताना है। तो ये आपको पहले 5 उसने बताए हुए हैं। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें आपने करेक्ट सीक्वेंस बता रहे हैं कि ए पहले आता है, बी पहले आता है, सी बाद में, कौन सा पहले आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? पहले नंबर पे नॉलेज आ रहा है, यस। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। सी में क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग की आती है। सी के बाद बी आ रहा है। सी के बाद क्या है? बी। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आती है? एप्लीकेशन आती है। और एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? एनालिसिस आता है। और फिर क्या आता है? फिर सिंथेसिस आती है। तो ये जैसा आपने ऑर्डर बताना था। According to Bloom's taxonomy, which option is incorrect for preparation of objective based question? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को आपने तैयारी करनी है तो इनमें से कौन सा वो इनकरेक्ट है यानी कि अच्छा नहीं है। तो चूंकि आपने एनालिसिस भी लेवल है, इवेल्युएशन भी लेवल है और एप्लीकेशन ये भी लेवल है। ये लेवल किसकी है? कोग्निटिव डोमेन के लेवल है। और कोग्निटिव डोमेन का ताल्लुक किसके साथ होता है? मेमोरी के साथ होता है। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का ताल्लुक किसके साथ होता है? मेमोरी के साथ होता है। तो इस वजह से चूंकि ये तीनों के तीनों लेवल्स आ रहे हैं कोग्निटिव डोमेन में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये लेवल मौजूद नहीं है कोग्निटिव डोमेन में, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि उसने पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि ये कोग्निटिव डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। Which of the following levels of cognitive domain are responsible for divergent thinking process? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए क्या है? सबसे पहले एनालिसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा। या पहले नॉलेज है, कंप्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, नॉलेज, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ पर रट्टा आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने पूछा है डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। इसमें भी नॉलेज यानी कि रट्टा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें है कंप्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। और क्या पहले उसने समझा, फिर टुकड़ों में बटा और फिर इवेल्युएट किया? ऐसा तो नहीं ना होता। आपने क्या किया? एनालाइज किया, फिर आपने सिंथेसिस की, फिर आपने इवेल्युएशन की पुरानी टैक्सोनॉमी के मुताबिक। क्लियर? ये ऑर्डर सही नहीं बैठ रहा क्योंकि पहले क्या आता है? पहले कंप्रिहेंशन आता है, उसके बाद इवेल्युएशन, और कंप्रिहेंशन के बाद वो इवेल्युएशन नहीं आता। ये वाला करेक्ट है कि एनालिसिस, सिंथेसिस एंड। बताएं क्लियर है? If the following levels of cognitive domain are responsible for divergent thinking process। जब आप चीजों को एनालाइज करेंगे, फिर आप वो सिंथेसिस करेंगे, फिर आप इवैल्यूएशन करेंगे। जल्दी बताएं। अगर नींद आ गई है तो फिर हम यहाँ से कल से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका दिमाग जवाब दे गया है
फिर कल से स्टार्ट करें। चलें ठीक है, फिर कल या हम यहाँ से फिर हम MCQs आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जबरदस्ती फिर वो करने का फायदा कोई नहीं है। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।